आइए देखते हैं। वेक्टर्स, तो देखो बेटा वेक्टर क्या होता है ना। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है ना। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आया फिजिकल क्वांटिटी, पहले उसको समझो। फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। देखो जैसे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, दोनों जगह फिजिकल क्वांटिटी यूज होते हैं। तो जब भी आप किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, मेजर करना चाहेंगे, तो मेजर जब भी हम करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी करते हैं, किसी भी फिजिकल सिस्टम को या किसी भी फिजिकल फिनोमिना को। इस बात को समझना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, समझ लोगे तो इजी आगे समझ में आएगा। देखो हम बात कर रहे हैं किसी भी फिजिकल सिस्टम या फिजिकल फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब है जो भी कुछ नेचर में घटित होता है, जो भी चीज नेचर में होता है उसे हम फिजिकल फिनोमिना कहते हैं। तो कोई भी फिजिकल फिनोमिना हो या कोई भी फिजिकल सिस्टम हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, समझो मोशन। मोशन वर्ड समझते हैं बेटा, मोशन किसको कहते हैं, आपने थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स भी पढ़ा है। डू यू नो व्हाट इज मोशन? सर कोई सर मोशन मतलब एक जगह से कोई दूसरी जगह तक ऑब्जेक्ट जो गया। वेरी गुड, ओके। तो मोशन का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, है ना, पोजीशन का चेंज होना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है ना। आपके रिस्पेक्ट में अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो आपके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो मोशन को बताने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोशन को बताने के लिए आप यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में भी जानेंगे और काइनेमेटिक्स में भी जानेंगे, है ना। रिसेंटली आई विल बी स्टार्टिंग द काइनेमेटिक्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। और जो है आपका नेक्स्ट वीक में आपका काइनेमेटिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, इस वीक नहीं। तो मैं आपको बैच में भी ज्वाइन करा दूंगा, है ना। बट उससे पहले आपका बेस में तैयार कर दूं ताकि आप बैच में जो है वो चीजों को समझने के लिए कैपेबल हो पाए, है ना बेटा। और जो भी चीजें छूटी हुई होगी मैं एक्स्ट्रा क्लास इसी तरह से आपको दे करके कवर अप कर दूंगा, ताकि कोई भी आपका पुराना चीज जो है छूटा हुआ ना रहे। तो देखो पोजीशन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर जैसा नाम बोल रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर अगर आप जानते हैं तो क्या होता है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पढ़ा होगा आपने, याद आ रहा है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जैसा कुछ बताया होगा टीचर ने। तो एक्स एक्सिस ऐसे हो गया, वाई एक्सिस इधर हो गया, और जेड एक्सिस देखो मेरा बच्चा बाहर की ओर हो गया, ऐसे बाहर की ओर, है ना। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब देखो सुनो मेरा बेटा, अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं स्पेस में, सपोज करो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, है ना, ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है, like this, that vector will be considered as a position vector. I can show you the position vector also with the help of a wood. मैं आपको शो करता हूं, देखना, ध्यान देना आप, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देखो बेटा, I have this wood stick I have, so you can see that this is representing a vector, है ना बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं origin पे इस वेक्टर का टेल, इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं टेल। तो अगर मैं टेल को यहाँ रख दूं और हेड अगर किसी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो ये वाला वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को आप उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये बात क्लियर है, समझ रहे हैं इस बात को, बोलिए। यस। तो यानी कि पोजीशन वेक्टर ने क्या बताया, पोजीशन वेक्टर ने बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट स्पेस में कहां पे लाई कर रहा है, वो बताता है
है ना। तो पोजीशन वेक्टर से आप किसी भी बॉडी का या पॉइंट का पोजीशन जो है स्पेस में वो आप बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो पोजीशन बताने के काम आया। फिर डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो a vector quantity, you know that velocity is also a vector quantity, velocity। acceleration is vector quantity। force, तो फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो मेरा बच्चा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब इस तरह के क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इस तरह के क्वांटिटी को बेटा हम क्या कहते हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वैसे क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। लेकिन मोशन में ही, जो आपने काइनेमेटिक्स चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा है, मोशन में ही आपने कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के नाम भी पढ़े होंगे, जाने होंगे, जिनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं स्केलर क्वांटिटीज का। तो आपने क्या देखा होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, जिस पाथ पे, मान लो कि बॉडी अगर यहां से चलकर यहां आया है ना, कोई बॉडी ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट आया, बी से चलकर सी आया, तो क्या होगा, देखो डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस हो जाएगा, और ए से लेकर के सी तक जो डायरेक्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये होता है ना। तो ए से लेकर के सी तक जो डायरेक्ट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से मतलब है, और वो ए टू पॉइंट सी है ना, पॉइंट ए से पॉइंट सी की ओर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी हो गया, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ हो गया। तो उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। उसी तरह से मेरा बच्चा स्पीड, स्पीड मतलब कितना तेज दौड़ रहे हैं, है ना, किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, किस बात से मतलब है, कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, पर आवर या पर मिनट। जैसे मैं अगर कहता हूं 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब 20 किलोमीटर दौड़ गए 1 घंटे में, है ना। किधर गए, नॉर्थ में गए, साउथ में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड कहते हैं, तो स्पीड का मतलब हो गया कि आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू से मतलब है। लेकिन अगर आप कहें कि 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो जब डायरेक्शन भी साथ में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है ना बेटे। तो स्पीड या डिस्टेंस ये सब क्या थे, स्केलर क्वांटिटी थे, जिनके हेल्प से आप मोशन को बताते हैं। इवन टाइम, मोशन जब होता है तो टाइम की जरूरत है ना, कितने टाइम में कितना मोशन हो रहा है, तो टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो यू कैन सी दैट डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, these are scalar quantity, whereas position vector, displacement, velocity, acceleration, force, these are these are vector quantities, है ना। तो ये वाले स्केलर हो गए और इधर वाले वेक्टर हो गए। तो इस बात से आपको ये बात समझ में आया बेटा कि मोशन एक फिजिकल फिनोमिना है। मोशन एक फिजिकल फिनोमिना है जो कि नेचर में घटित होता है, जो कि नेचर में हैपनिंग होती है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो जब नेचर में आपका मोशन हो रहा होता है, नेचर मीन्स स्पेस में कहीं भी मोशन हो रहा है ना, चाहे रोड पे हो या कहीं भी हो, मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मोशन के साथ कुछ स्केलर क्वांटिटी भी है, कुछ वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो हम कुछ स्केलर क्वांटिटी के हेल्प से भी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी के हेल्प से भी हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। सो व्हाट वी विल सी, there are some physical quantities which are scalar and the other physical quantities are vector also। तो आपने क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी फिजिकल फिनोमिना को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिवली मतलब मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं मास की बात करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, सपोज करो माई मास इज 70 kg, तो आपको लगेगा ओके 70 kg है, ठीक है चलो। मैं अगर कहूंगा माई मास इज 150 kg, है ना, तो आप मुझे देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे होते तो आप क्या कहते, ओ माय गॉड माय टीचर इज 150 kg, इट मींस काफी मोटे होंगे। अगर मैं कहूंगा माय मास इज 40 kg,
तो आप कहेंगे 40 kg बस, इसका मतलब टीचर जो होंगे वो बहुत पतले दुबले होंगे, है ना। ये बात समझ में आ रहा है। अगर मैं कहता हूं कि माई हाइट इज 7 फीट, तो आपको लगेगा कि ओ 7 फीट, इट मींस ही विल बी वेरी टॉल। इफ आई से माई हाइट इज 4.5 फीट, यू विल से ओके ही विल बी वेरी शॉर्ट इन हाइट। इफ आई विल से दैट माई हाइट इज 5 फीट 6 इंच, you will say that okay the height is average, है ना। तो एवरेज हाइट का बंदा है। समझ रहे हो बेटा इस बात को? प्लीज रिप्लाई। यस सर। तो बेटा आपको ये बात समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करता है, किसी भी फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड चीजों को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करता है। जैसे मैंने अपने बारे में कहा, इफ माई मास इज 70 kg, इफ माई हाइट इज 5 feet 6 inch, इट मींस यू विल गेट some picture in your mind that what is my height and what is my mass, like that, है ना बेटे। तो एक पिक्चर आया, मेजरमेंट किया ना आपने। सिर्फ अगर कह दिया जाए कि नहीं आपके टीचर लंबे हैं, कितने लंबे हैं नहीं बताया गया, then you will not get the clear picture। आपके टीचर बहुत मोटे हैं, कितने मोटे हैं नहीं बताया गया, so you will not get the clear picture। so क्लियर पिक्चर कैसे आएगा? जब एक क्वांटिटी आप उसके साथ मेजर करते हैं, और जिन क्वांटिटीज के हेल्प से आप मेजरमेंट करते हैं किसको, किसी भी फिजिकल फिनोमिना को, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं मेरे बेटे, दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर physical quantities, and another one is vector physical quantities, vector physical quantities। ठीक है मेरा बच्चा, इस बात को समझ रहे हो कि कुछ क्वांटिटीज स्केलर होते हैं, कुछ वेक्टर होते हैं। देखो मेरा बेटा, जो स्केलर होते हैं इनके पास क्या होता है? स्केलर्स हैव they have only magnitude but no direction। they have only magnitude but no direction। अब देखना बेटा वेक्टर में क्या होता है? they have magnitude and well defined direction इन स्पेस। ठीक है बेटा, ये बात समझ रहे हैं? तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी होता है, बट स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं। एंड यू हैव सीन द एग्जांपल ऑफ सम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आल्सो। तो ये बात आपको क्लियर हुआ बेटा? प्लीज टेल मी, इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलो बेटे। यस सर। चलो समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अब देखिए, अब हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, मेनली हम वेक्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ये बात आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखो, जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा काइनेमेटिक्स, पहला चैप्टर जो आप पढ़ोगे फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, उसमें भी आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर है, बहुत से ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर है। यानी कि स्केलर और वेक्टर हर एक फिजिक्स के जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर में कुछ स्केलर क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, कुछ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हर एक चैप्टर में स्केलर और वेक्टर आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको वेक्टर का मीनिंग तो समझ में आना चाहिए। अगर वेक्टर समझ में ही नहीं आएगा तो आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, है ना बेटे। तो दैट्स व्हाई it is very important to understand the vector and the mathematics of vector before going to the
main chapters of physics, and that's why we study vector as a first chapter of physics every time. तो देखो बेटे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। स्केलर के पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी होता है स्पेस में। डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जैसे जैसे आप वेक्टर पढ़ते जाएंगे आगे आपको चीजें समझ में आती जाएगी। तो चलो मेरे बेटे, अब जो है हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये बात अब आप जानोगे, ध्यान देना बेटा। हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, वेक्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं दो तरह से होते हैं, तो ज्योमेट्रिकल भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकली भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल मेथड को जानेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, पहले नंबर पे हम जान रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो बेटे बताओगे ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को? कैन यू टेल मी? सर ज्योमेट्रिकली तो नहीं पता। नहीं पता आपको, पता है बट आप समझ नहीं पा रहे हैं। चलो मैं बताता हूं, है ना, आपके दिमाग में आ जाएगा जैसे मैं बताऊंगा, देखना। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्टेड एरो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डायरेक्टेड एरो, एरो यूज करते हैं। एरो से डायरेक्टेड एरो, है ना, हाँ ऑब्वियसली एरो बोलो या डायरेक्टेड एरो बोलेंगे ना, दोनों बात बराबर होगी, क्योंकि एरो का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता ही है ना। तो एरो से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे ना अभी तक, बोलिए। एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे ना बेटे। तो डायरेक्टेड एरो के हेल्प से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई वेक्टर जो है मेरा बच्चा ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक है, तो उसको आप एक एरो से ए से लेकर के बी तक एक एरो बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज बी, सो दिस पॉइंट इज ए पॉइंट इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं बेटे इसको? टेल ऑफ वेक्टर कहते हैं। और जो ये बी पॉइंट है मेरा बेटा, इसको कहते हैं हेड ऑफ वेक्टर। इसको क्या कहते हैं? हेड। जो एरो का हेड होता है उसे हेड ऑफ वेक्टर कहते हैं, और जो एरो का टेल वाला पॉइंट होता है दैट इज टेल ऑफ वेक्टर। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर is represented by geometrically a vector is represented by directed arrow in space। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रहा है? ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड एरो इन स्पेस। अच्छा, आप कॉपी लेकर के बैठे हैं? आर यू सिटिंग विद द नोटबुक एंड पेन? यस सर। हाँ, तो चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लो बेटे। हाँ, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अभी मैं इस पे और डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आई विल डू द डिस्कशन ऑन दिस particular topic in detail। पहले आप नोट कर लीजिए। कम ऑन, डू द कंप्लीट द नोट।
हो गया बेटा नोट? सर 2 मिनट। ओके, डू इट क्विकली। यस सर, हो गया। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आपने अभी ये जाना कि हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकली हम डायरेक्टेड एरो के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होता है दैट इज द टेल ऑफ वेक्टर एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज द दिस इज हेड ऑफ वेक्टर। तो दिस इज व्हाट वी नो। नाउ मूव अहेड। अब देखो बेटा, हमने कहा कि एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तब आप ये देखो कि ये जो वेक्टर है, ध्यान से सुनना, ये जो वेक्टर है, वेक्टर से आप एरो से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर विद द हेल्प ऑफ एन एरो, देन व्हाट यू कैन सी हियर, लुक हियर, ध्यान से देखिएगा। आप वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेक्टर के पास क्या होता है? वेक्टर के पास होता है अ वेक्टर कंस्टिट्यूट ऑफ, वेक्टर की बात अगर हम करें तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है बेटा। एक तो वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के पास दूसरा होता है डायरेक्शन। ध्यान देना, वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास दूसरा होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वेक्टर के पास। तो यदि आप वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एरो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना चाहिए ना। ओके, बिकॉज एरो इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर। तो वेक्टर के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। तो यदि आप एरो के हेल्प से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट मींस दैट the vector must be having the magnitude as well as direction. So this arrow must be representing the magnitude and direction of vector. ये मतलब हुआ कि चूंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है और आप कह रहे हो कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है एरो, तो ये एरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि हाउ एन एरो कैन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। क्या कोई एरो कैसे मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है? तो ध्यान से देखना, डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा मेरा बच्चा? डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, डायरेक्शन क्या होगा? रिप्रेजेंटेड बाय द, डायरेक्शन इज represented by the direction of arrowhead, direction of arrowhead। तो जो arrowhead का डायरेक्शन है ना, arrowhead के डायरेक्शन से हम वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा चीज देखो, मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, magnitude of vector is proportional to
magnitude of vector is proportional to the length of arrow। इस बात को भी समझाता हूं मैं, लेंथ ऑफ एरो, ध्यान से देखना। यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ये सिंबल किसके लिए यूज होता है, प्रोपोर्शनल के लिए, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो। ये बात समझा बेटा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो, यानी कि वेक्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका एरो भी उसी के अकॉर्डिंग बड़ा होगा, है ना। बड़े वेक्टर को, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को ज्यादा बड़े एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, कम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को छोटे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और डायरेक्शन किधर होगा एरो का, जो एरो का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो यानी कि एरो के हेड से, एरो का जो हेड है, देखो बेटा टेल से लेकर के हेड का जो डायरेक्शन है, ये वेक्टर अगर इधर है, एरो का डायरेक्शन इधर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेक्टर होगा, वेक्टर जिस वेक्टर को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी एरो के अलोंग होगा। और जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वेक्टर, यानी कि जितना बड़ा ये वेक्टर है, अगर इससे डबल मैग्नीट्यूड का, मान लो कि ये आपको 10 मीटर का वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसी के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप डबल एरो यूज करेंगे, डबल लेंथ का एरो यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो बेटे। Yes, sir. बताओ बेटा। Yes, sir. Is this point clear to you? Yes, sir. Okay, very good. So you can note down this, just note it down। उसके बाद फिर और आगे देखते हैं। तो एरो का रिप्रेजेंटेशन आपने देखा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इस बात को नोट कर लो बेटा। सर हो गया। ओके, वेरी गुड। अब देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम जानेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्यों बेटे? क्योंकि देखो जब मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, तो मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो बार बार बड़ा सा एरो बना करके तो नहीं चलेंगे, है ना। अब हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, तो हम ऐसे तो नहीं दिखाएंगे कि वेक्टर ए, है ना, इसको ए बी वेक्टर प्लस ये सी डी वेक्टर, इतना एरो तो नहीं बनाते चलेंगे, है ना। इस तरह से तो नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे? सिंबल के हेल्प से यूज करेंगे ना बेटा। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का कैसे करते हैं वो जानिए। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर सिंबॉलिकली फॉर डूइंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो वी विल नो अबाउट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो देखो बेटे सिंबॉलिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये बात हम लोग जानेंगे अभी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब जैसे इसी पे ध्यान दीजिए, ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, ये वेक्टर ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक है। तो इस वेक्टर का टेल हो गया ए पे और हेड हो गया बी पे। तो अगर आप इस वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना मेरा बेटा। अगर आप इस वेक्टर को मान लो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक एक वेक्टर है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली। दिस विल बी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर ए बी, ए से लेकर के बी, ए बी लिखोगे और ए बी के ऊपर एरो लगा दोगे। देख रहा है ये, ए बी लिखोगे और ए बी के ऊपर एरो लगा दोगे लाइक दिस। So this will be representing the vector AB. Is this point clear? हाँ, आप इसको और शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो कि ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली शॉर्ट में लिख देंगे कि वेक्टर D, ऐसे लिख देंगे, है ना बेटा। कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस सिंबल से क्या पता चल रहा है, देखो टेल बनाया है आपने ए पॉइंट और हेड बनाया है बी के पास। इसका मतलब वेक्टर का टेल कहाँ है, वेक्टर का टेल ए पे है और वेक्टर का हेड जो है वो बी पॉइंट पे है। ठीक है। अब मान लो कि कोई वेक्टर ऐसा रहे,
एक तो ये हो गया, ये वेक्टर हो गया, ध्यान देना बेटा, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक। तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, ये वेक्टर आपका कहलाएगा ए बी वेक्टर। लेकिन अगर कोई वेक्टर बी से लेकर के ए तक है, अगर कोई वेक्टर बी से ए है, सामने नजर रखिएगा, बिल्कुल बोर्ड पे नजर रखो मेरा बच्चा, बी से लेकर के ए तक है, तो इसका टेल कहाँ हो गया, बी पे, और हेड कहाँ हो गया, ए पे। तो इस वाले वेक्टर का नाम आप क्या देंगे, इस वाले वेक्टर का आप नाम देते हैं, पहले टेल लिखते हैं, हमेशा पहले टेल लिखते हैं फिर हेड लिखते हैं, टेल टू हेड होता है वेक्टर। तो बी ए, और एरो कैसे बनाएंगे, एरो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये चीज। तो ये वेक्टर हो गया ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर का सिंबल ये हो गया, बी ए वेक्टर का सिंबल ये हो गया। बी ए का मतलब क्या हुआ कि टेल है आपका बी पे और हेड है ए पे, समझे। अगर कोई वेक्टर ऐसे है, मान लो P से Q है, अगर ये वेक्टर P से Q पॉइंट है, तो आप इसको क्या कहेंगे, देखो इधर P पॉइंट से लेकर के Q पॉइंट तक है, तो इस वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिखेंगे, टेल कहाँ है बेटा, टेल है P पे और हेड है Q पे, तो इसको आप लिखेंगे PQ वेक्टर, ऐसे लिखते हैं PQ वेक्टर। और कोई दूसरा वेक्टर जिसका टेल आपका Q पे हो, Q से शुरू हो रहा है और हेड कहाँ हो, हेड हो P पे, तो इसको आप क्या लिखेंगे, Q से P है ना, देखना यहाँ Q से P है, तो इसको आप लिखेंगे QP वेक्टर, क्या लिखेंगे, QP वेक्टर। आप चाहे तो छोटे छोटे नाम भी इसको दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं वेक्टर P, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, शॉर्ट नेम दे सकते हैं। तो शॉर्ट नेम में हमें नहीं पता चलता है कि हेड कहाँ है टेल कहाँ है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन करने का वो भी तरीका है। ये बात क्लियर हुआ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बोलो बेटे, समझ में आया बेटा, यस सर। चलो वेरी गुड। तो ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरा बच्चा। लेकिन हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में तो यहाँ वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा, वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं वो भी जान लो, फिर आप नोट करना। देखो, so next we are going to see the symbolic representation of magnitude of a vector. Symbolic, ध्यान दीजिएगा, symbolic representation of magnitude of a vector, ठीक है बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ सामने, अगर आपके पास कोई वेक्टर ए बी है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए बी, इसको क्या पढ़ते हैं, वेक्टर ए बी। तो इसका जो सिंबल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगा देते हैं, वेक्टर ए बी के ऊपर मॉड लगा देते हैं। तो अगर मॉड लगा के हम रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब क्या हो गया, वी आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, या सीधा सीधा ए बी लिख दो। तो ए बी लिखने का भी मतलब है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है ना बेटे। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप वेक्टर के ऊपर मॉड लगा दीजिए, या वेक्टर के सिंबल के ऊपर से ये एरो हटा दीजिए, दिमाग में गया, या तो वेक्टर के ऊपर मॉड लगा दीजिए या वेक्टर के सिंबल के ऊपर से एरो को रिमूव कर दीजिए। दोनों तरीके से वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात समझा मेरा बेटा। उसी तरह से अगर आप कोई शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, जैसे लाइक दिस, सपोज यू से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है बाबू, देखो इधर ध्यान देना बेटा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, इसको वेक्टर ए के ऊपर मॉड लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे किया ना, उसी तरह से जो भी वेक्टर का सिंबल होगा, वेक्टर का ये देखो, पूरे वेक्टर का सिंबल ये रहा, दिस इज द सिंबल ऑफ वेक्टर। तो जो भी वेक्टर का सिंबल होगा उसके ऊपर मॉड लगा देते हो, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, या फिर जो वेक्टर का सिंबल के ऊपर में एरो दिख रहा है, इस एरो को आप रिमूव कर देते हो, सिंपली ये लिख सकते हो। उसी तरह से मेरा बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, मान लो v फॉर वेलोसिटी, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मॉड v। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मॉड v, या सिंपली हम v लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुआ बेटे, बताइए, रिप्रेजेंटेशन अब क्लियर है, यस सर।
Okay, so now it's clear to you how we can geometrically represent. Geometrically कहो या pictorially कहो, पिक्चर है ना, एरो बनाया था, फोटो बनाया ना हमने, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन both means the same thing. And here the symbolic representation, symbolic representations are particularly used to calculate or do the mathematical calculation. ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए बेटा हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, है ना। और देखो मेरा बेटा, जहां पे समझ में ना आए, बिना हेजिटेशन के, बिना किसी लाज शर्म के पूछना है, समझे। आपको पूरा अधिकार है आपको क्वेश्चन पूछने का। किसी भी क्वेश्चन को पूछने में किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। आप ये मन में बैठा लीजिए कि आपको टीचर से हर एक तरह का क्वेश्चन पूछने का अधिकार है रिलेटेड टू सब्जेक्ट। ओके, तो आपको जो पूछना हो डेफिनेटली पूछो, मेरे पास हर एक सवाल का जवाब होगा आपके लिए। ओके, और आपको समझा देंगे। क्लियर है। तो इसीलिए सवाल पूछने में कभी हेजिटेट करना ही नहीं है, एक बार भी नहीं सोचना है ये सवाल टीचर से पूछा जाए या ना पूछा जाए। दैट इज नॉट योर टास्क। योर टास्क इज टू आस्क द क्वेश्चन एंड माय टास्क इज टू एक्सप्लेन दैट। दैट इज द ओनली थिंग। मेरा काम एक्सप्लेन करना है और आपका काम पूछना है जहां पे डाउट हो, है ना। ये सोचना आपका काम नहीं है कि क्वेश्चन पूछने लायक है या नहीं, है ना। और ना मेरा काम है ये बताने का कि क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, देन इट इज योर फुल राइट एंड इट इज योर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू आस्क दैट क्वेश्चन। ये बात अभी से दिमाग में बैठा लो। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अब मुझसे पढ़ते समय किसी भी क्वेश्चन को पूछने में हेजिटेट मत करना बेटा। अगर हेजिटेट करोगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा, और अगर बिना किसी हेजिटेशन के बेझिझक क्वेश्चन पूछोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। When you will join the group, you will see that even in the online classes, how the students are randomly asking the different types of question to me, है ना। खूब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, और ये आदत आप भी बना लो बेटे। क्लियर, बात मेरी समझ में आई। हाँ, क्वेश्चन पूछने से नहीं घबराना है। चलो नोट करो इसको, नोट करने के बाद मुझे बताइए, देन आई विल मूव अहेड। कर लिया। ओके, दैट्स नाइस। तो अभी तक आपने वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है ये जाना, फिर आपने ज्योमेट्रिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जाना, फिर आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जाना। आपने ये जाना कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर को डायरेक्शन बताने के लिए एरो का डायरेक्शन देखते हैं, और मैग्नीट्यूड बताने के लिए एरो का लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड। दूसरा फिर आपने जाना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को डबल सिंबल से, जैसे ए बी पी क्यू क्यू पी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंगल सिंबल से, जैसे डी हो गया, इसको मान लो नाम दे दिया कुछ वेक्टर ए नाम दे दिया, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, या तो आप वेक्टर का जो भी सिंबल है उसके ऊपर मॉड लगा दीजिए, या वेक्टर के सिंबल से जो वेक्टर का जो साइन है, जो एरो का साइन है, उसको रिमूव कर दीजिए। तो रिमूव करने पे भी आप मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है, दैट्स नाइस। अब चलिए हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखो छोटा सा चीज है, लेकिन पूरे वेक्टर में, पूरे फिजिक्स में हर जगह यूज होगा। समझाना बेटा, हर जगह यूज होगा पूरे इंटायर फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट मैं आप पढ़ाने जा रहा हूं। इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस पे जो मैं बता रहा हूं उसको केयरफुली समझना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ध्यान रखना बेटा। एंगल बिटवीन दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल। किसी भी वेक्टर में कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, तो वेक्टर का पूरा अलजेब्रा एंगल बिटवीन वेक्टर पे डिपेंड करता है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो बेटे कैसे निकलता है एंगल बिटवीन वेक्टर, ज्योमेट्रिकल मेथड सीखेंगे। जब आप वेक्टर को पूरा खत्म कर लेंगे तो वेक्टर के बीच का एंगल आप मैथमेटिकली भी निकालना सीखेंगे, है ना। तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द एंगल, ध्यान से सुनना।
मैथमेटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द एंगल के ऑलमोस्ट एंड में लास्ट 2 से 3 क्लास में आप सीखोगे। ठीक है, यहां पर हम क्या जानने जा रहे हैं, यहां पर हम यह जानने जा रहे हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे डिफाइन होता है और ज्योमेट्रिकली हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। रूल क्या होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको, ये रूल जो है बिल्कुल डिफाइंड रूल है तो याद रखना पड़ेगा, है ना। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर फाउंड by joining them. Angle between two vectors are found by joining them either tail to tail, ध्यान देना मेरा बेटा, tail to tail कैसे ज्वाइन करते हैं, by joining them either tail to tail or head to head। तो आप दो वेक्टर को जिसके बीच में एंगल फाइंड करना है उनको कैसे ज्वाइन करोगे, उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दोगे या हेड टू हेड, समझ में अभी आ जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल लेकर के। पहले इसको नोट कर लेना है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर फाउंड बाय ज्वाइनिंग देम आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो जब आप दो वेक्टर को टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे तो दो तरह का एंगल बनेगा, एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल, है ना। देन द स्मॉलर एंगल कौन सा होगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा, स्मॉलर मतलब जो 180 डिग्री या 180 डिग्री से छोटा बनेगा, है ना। कब, जब हम दो वेक्टर को टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे। देन द स्मॉलर लिख दीजिए, देन द स्मॉलर एंगल बिटवीन the two vectors is taken as angle between them। angle between them। अब मैं इसको समझाता हूं बेटे, देखो किस तरह से होता है। तो इज टेकन एज एंगल बिटवीन देम, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दो वेक्टर को आप टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं। तो सपोज करो कि ये हो गया आपका वेक्टर ए, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए, देखिएगा इधर, और ये हो गया वेक्टर बी। द सेकेंड वेक्टर इज वेक्टर बी, ध्यान देना मेरा बेटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो देखो बेटे, जब ये दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपने कैसे ज्वाइन किया है, यहाँ पर जरा फोकस करिए। देन यू कैन सी दैट कि आपने इन दोनों वेक्टर को किस तरह से ज्वाइन किया है, टेल टू टेल ज्वाइन किया है। कैसे ज्वाइन किया है, टेल टू टेल ज्वाइन किया है। तो जब आपने टेल टू टेल ज्वाइन किया इन दोनों वेक्टर को, तो यहाँ पर देखो मेरे बेटे, दो एंगल बने। एक तो ये वाला एंगल बना, ये वाला एंगल बना, दिख रहा है, एक ये वाला एंगल बना है और एक ये वाला एंगल बना है। इधर वाला एंगल देखना, दिस एंगल, ओके। तो एक ये वाला एंगल बना है। यहाँ पे जो दो वेक्टर्स हैं, आपको टेल टू टेल ज्वाइन है, तो दो एंगल बने हैं आपके। एक तो ये वाला एंगल बना है और एक ये वाला एंगल बना है। चलिए आप मुझे बताइए, आप कम ऑन टेल मी कि ये एंगल 180 से छोटा है या बड़ा है, ये वाला एंगल 180 से छोटा है या बड़ा है, बताओ बेटा। 180 से सर छोटा है। छोटा है ना। 180 डिग्री कब होता है, जब बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इस तरह से। इसको कहते हैं आप बिल्कुल एक लाइन में जब होता है तो इसको 180 डिग्री कहते हैं।
तो इससे छोटा है ना बेटा, और ये वाला एंगल 180 से बड़ा है ना, देखो जरा, बड़ा है ना। यस सर। ओके गुड। तो यानी कि यहाँ क्या लिख रहा है, फिर से देखो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर फाउंड बाय ज्वाइनिंग देम टेल टू टेल। हेड टू हेड को भी भूल जाओ, अभी डिस्कस करेंगे टेल टू टेल। देन द स्मॉलर एंगल विच इज लेस देन और इक्वल टू 180 बिटवीन द टू वेक्टर्स इज टेकन एज एंगल बिटवीन देम। देम किसके लिए, वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है देखना, दिस विल बी angle between vector A and vector B। ठीक है बेटे, तो this will be the angle between vector A and vector B। Is this point clear? तो चलिए इसको पहले नोट कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर मैं और इसको बेटर तरीके से हेड टू हेड समझाता हूँ, और फिर एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर दिया हुआ है तो कैसे एंगल निकलेगा ये सब भी जानेंगे। कम ऑन डू इट क्विकली, इसको कर लीजिए, देखो सब क्लियर हो जाएगा आपका। इसको करो अच्छे से, प्लीज नोट इट डाउन। सर हो गया। सारा नोट कर लिया, डायग्राम नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो दैट्स गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, है ना, फिर से उसके बाद एंगल बिटवीन वेक्टर पे हम लोग आएंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, और यू ऑल्सो कॉल इट, सेम चीज है, पैरेलल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर। मेरी कॉल आ रही है, लेट मी। देखो इसको, so we are talking about parallel shifting of a vector or parallel translation of a vector। parallel shifting of a vector और parallel translation of a vector, हम इसकी बात कर रहे हैं। शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कैसे ले जा रहे हैं, पैरेलल रखते हुए। पैरेलल समझते हैं, बिल्कुल पैरेलल रखते हुए, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है ना, लाइक दिस। तो जरा देखिएगा, सपोज करिए कि दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर हियर, ये कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए बी, ये ए बी वेक्टर है बेटा। लेट अस कॉल दैट ए बी वेक्टर इज वेक्टर ए, शॉर्ट में इसका नाम क्या दे दिया, वेक्टर ए। तो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर जिस लाइन के अलोंग लाई कर रहा है, देखो ये वेक्टर किसी लाइन के अलोंग लाई कर रहा है, इस लाइन के अलोंग है ये वेक्टर, इसी लाइन पे ये वेक्टर कोइंसिडेंस कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, इस लाइन के साथ ही वेक्टर है, इसी लाइन के ऊपर है वेक्टर। तो जिस लाइन के ऊपर वेक्टर लाई कर रहा है उसको आप कहते हैं लाइन ऑफ वेक्टर। क्या नाम देते हैं, लाइन ऑफ वेक्टर। लाइन ऑफ वेक्टर का मतलब समझ में आया बेटा, लाइन ऑफ वेक्टर Yes, का sir. मतलब समझ में आ गया। लाइन ऑफ वेक्टर Yes, का sir. मतलब है मेरा बच्चा कि जिस लाइन के लॉन्ग वेक्टर लाई कर रहा है उसे आप लाइन ऑफ वेक्टर कहेंगे। अब सुनो, देखना यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास वेक्टर है बेटे, तो इस वेक्टर को मैं अगर शिफ्ट करूं, ट्रांसलेट का भी मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। शिफ्ट करूं, कैसे शिफ्ट करूंगा, पैरेलल रखते हुए। किसके पैरेलल रखते हुए, ओरिजिनल वेक्टर या ओरिजिनल लाइन ऑफ वेक्टर के पैरेलल रखते हुए। तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेट मी यूज दिस वुड फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर। देखो बेटा, ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, इसी वेक्टर को मैं यहां से उठा करके मैं ऐसे ले आया, है ना, पैरेलल रखते हुए। तो पैरेलल है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो कोई चेंजिंग हुआ, कोई चेंजिंग नहीं ना हुआ।
देखो ये वाला वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। आप इस वेक्टर को यहां से उठाकर यहां ले आइए, ऐसे ले आइए, फिर भी लाइन पे भी ले जा सकते हैं, आगे पीछे लाइन पे ले जाए तो भी पैरेलल ही है ना। ऊपर ले जाओ, यहां ले आओ, देखो यहां भी ले गए तो वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ। यहां ले गए, ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ। तो वेक्टर के पास होता क्या है, वेक्टर के पास बेटे एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। ये बात आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो अगर वेक्टर को पैरेलल रखता हूं, मतलब उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करता हूं और ना मैग्नीट्यूड में कोई छेड़छाड़ करता हूं, तो उस केस में क्या होगा, इफ आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, अगर हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो पैरेलल शिफ्टिंग में तो आप मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को तो बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। So what you can say, you can definitely say that the parallel shifting of a vector do not changes its magnitude as well as direction, hence there is no change occurring in the vector। ये बात समझ में आया। तो पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, मान लो हम वेक्टर को पैरेलल रखते हुए ऐसे ले गए, इधर ले गए, है ना, शिफ्टेड पैरेलली, शिफ्टेड पैरेलली, पैरेलल रखते हुए शिफ्ट कर रहे हैं बेटे। तो मैंने यहां कर दिया वेक्टर को, वहां से उठा करके वेक्टर को पैरेलल रखते हुए मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये वेक्टर, तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा कीपिंग द वेक्टर पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो चेंज अकरिंग इन द वेक्टर, सो वेक्टर विल नॉट गेट चेंज्ड। ये बात क्लियर हुआ मेरा बेटा? बताओ पैरेलल शिफ्टिंग क्लियर है? तो पैरेलल शिफ्टिंग करने से ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए वेक्टर में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आई थिंक दिस पॉइंट नाउ यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। ये पॉइंट क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आप एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जस्ट प्लीज राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, है ना। डायग्राम सही से बनाना, पैरेलल पैरेलल बनाना बेटा। Come on, do it. Yes. Okay, very good। तो ये आप समझ रहे हैं मेरे बच्चे। तो देखो ये सब बेस है, बेस के साथ चलोगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चैप्टर आपको समझ में ना आए। ओके, देखिए अब जो है एंगल बिटवीन वेक्टर पे फिर से आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मान लो बेटा हमने जो लिया था यहाँ पर, ये ले लिया था हमने वेक्टर ए, सामने ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये ले लिया आपने वेक्टर ए, और देखो मेरा बेटा इधर हमने ले लिया वेक्टर बी, ये आपने ले लिया वेक्टर बी, और आपने जैसा देखा था कि छोटा वाला जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा जब आप टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। सो दिस एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर, लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय थीटा। सो थीटा इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, थीटा इज एंगल between vector A and vector B. So I think this point is clear to you. Theta is angle between vector A and vector B as per the definition of the angle between two vector. Angle between two vector को कैसे डिफाइन करते थे अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, अगर थीटा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है, देन वेक्टर A और वेक्टर B हमने ले लिया and we have represented it angle between vector A and B like this. So this point is clear. अब मैंने ये भी बताया था कि वेक्टर के बीच का एंगल हेड टू हेड में भी निकल सकता है। याद आ रहा है क्या लिखा था? वेक्टर को हम या तो टेल टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं या हेड टू हेड ज्वाइन करें, दोनों तरीके से हम वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। याद आ रहा है बेटा? बोलो। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो देखो मेरा बच्चा, तो मैं अगर हेड टू हेड ज्वाइन करना चाहता हूं तो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन डू द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। तो देखो मेरे बेटे, ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए किधर है? वेक्टर ए इस तरह का है ना, ध्यान दीजिएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू क्लियर कि ये वाला वेक्टर ए रहा, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। तो मैं वेक्टर ए के डायरेक्शन को नहीं चेंज करूंगा, बस इसको ऐसे ऊपर उठाऊंगा और पीछे ले जाऊंगा, पैरेलल रखते हुए पीछे ले जाऊंगा और यहाँ ले आऊंगा। तो जो वेक्टर ए का हेड होगा इसके हेड पे आ जाएगा ना, देखिएगा
ये वेक्टर ए को मैं उठा करके यहाँ रख दिया पैरेलल रखते हुए, मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया है मेरे बच्चे, लाइक दिस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज वेक्टर ए। इज दिस पॉइंट क्लियर? देखो क्या ये वेक्टर वेक्टर ए होगा मेरा बेटा? बोलो बताओ, क्या ये वेक्टर वेक्टर ए होगा? सर होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो आपने पैरेलल शिफ्टिंग किया है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द वेक्टर। यू स्टडीड इट राइट नाउ। तो उस बात को दिमाग में रखिए। तो हमने वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट किया है, ओरिजिनल वेक्टर से पैरेलल रखते हुए बस ऊपर ले गए और पीछे ले गए, और वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर ए के हेड को मैच कर दिया। तो देखो मैंने क्या बोला था, आप जब वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करोगे या हेड टू हेड ज्वाइन करोगे, दोनों केस में 180 या 180 डिग्री से जो छोटा एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर। तो बताओ मेरा बेटा, इस केस में कौन सा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा? क्या एंगल 1 होगा या एंगल 2 होगा? कम ऑन टेल मी, एंगल 1 या एंगल 2 में कौन सा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा? नहीं आया मेरे पास आवाज, प्लीज टेल मी। सर एंगल 1। Oh, that's good. So you are right. So angle 1, very good. So angle 1 will be the smaller angle. You can see 2 was more than 180 degree. So angle 1. अब जरा देखिए कि ये दोनों लाइन, क्योंकि दोनों वेक्टर ए है तो दोनों पैरेलल है ना मेरा बेटा, तो दोनों पैरेलल है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे? दे आर अल्टरनेट एंगल। होना भी चाहिए था, क्योंकि एक ही दो वेक्टर के बीच में सेम एंगल होना चाहिए, अलग अलग एंगल तो होगा नहीं। तो अगर ये एंगल देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, यानी कि आपको सेम एंगल मिलेगा, बिल्कुल सेम एंगल मिलेगा, चाहे आप दो वेक्टर को हेड टू हेड ज्वाइन करो या टेल टू टेल ज्वाइन करो, दोनों तरीके से जो स्मॉलर एंगल आएगा वो सेम एंगल होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहाँ पर देख लो, चाहे ये वाला एंगल आप लीजिए चाहे ये वाला एंगल लीजिए, दोनों एंगल इक्वल है। सो आइदर वे, आइदर बाय ज्वाइनिंग द टू वेक्टर हेड टू हेड, या तो आप वेक्टर को हेड टू हेड ज्वाइन करो, और बाय ज्वाइनिंग द वेक्टर टेल टू टेल, या फिर आप वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करो। इन दोनों तरीके से आप दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुआ मेरा बेटा? बताओ, कम ऑन टेल मी। यस सर। Okay, that's good. So please note it down. You can see that what we have done the parallel shifting of vector, and we have seen that कि वेक्टर के बीच का एंगल हम हेड टू हेड और टेल टू टेल दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, मैं आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, अब आपको इसको नोट कर लो बेटे, इसको नोट कर लिया? मैं क्वेश्चन देता हूं इस पे एंगल फाइंड करने पे, एंड प्लीज टेल मी that what will be the angle between vector in different cases that I am giving in the question. In the following cases, find the angle between two vectors. In the following cases, find the angle between two vectors. ध्यान दीजिएगा, है ना? अब मैं क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं पहला केस, देखो बेटे, पहला वाला जो नंबर है उसमें मैं क्या दे रहा हूं, पैरेलल शिफ्टिंग करके आप निकाल सकते हैं। ये हो गया मेरा बेटा वेक्टर ए, और ये वेक्टर हो गया आपका वेक्टर बी, और ये एंगल मेरा बच्चा कितना है? 60 डिग्री है। ध्यान देना, अच्छे से दिमाग लगा के करना। यू कैन डू इट, आई नो दैट यू कैन डू इट, बस आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, देखना आंसर आ जाएगा। ये पहला नंबर हो गया, और दूसरा नंबर में मैं दे रहा हूं, देखो दूसरा नंबर में क्या दे रहा हूं, ये वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर हो गया, ये वाला एंगल जो है 310 डिग्री है, 310 डिग्री है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोशिश करिएगा, बन जाएगा।
हाँ हो गया बेटा, डन। हाँ करो इसको, है ना। मैं तीसरा नंबर भी दे देता हूं मेरे बेटे, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में देखो, ये मान लो ये हो गया वेक्टर P, ये हो गया वेक्टर Q, अलग अलग नाम दे दो। यहाँ वेक्टर हो गया R, और ये हो गया वेक्टर S, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, करो, काफी है, इतना करिए, आप सॉल्व करिए, नोट डाउन द क्वेश्चन एंड डू इट। हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट का 120। फर्स्ट में 120, ओके, आई विल राइट योर आंसर एंड देन आई विल चेक इट। सो यू आर गिविंग फर्स्ट में 120 डिग्री होगा। अब बेटा सेकंड नंबर बोलो, सेकंड कर लिया 50 डिग्री। 50 डिग्री, एक बार सोचो, ध्यान से सोचना, है ना। देखो 50 डिग्री ये होगा, लेकिन यहाँ वेक्टर कैसे ज्वाइंट है, ये टेल है और इसका हेड है, तो हेड टू टेल में 50 आ रहा है। कम ऑन ट्राई इट, पैरेलल शिफ्टिंग करके देखना होगा। बन जाएगा, करो, बन जाएगा आपसे, ट्राई इट वंस अगेन। ये आपका सही है बेटा, दिस इज करेक्ट, इसमें सोचो और थोड़ा दिमाग लगाओ, बन जाएगा। सेकंड का नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं समझाता हूँ, हो जाएगा, देखना बेटा। ओके, फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे देखिए आप क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करके हेड टू हेड या टेल टू टेल कर दीजिए। तो इसको मैं यहां ले आता हूं, तो जब मैं वेक्टर बी को यहां ले आऊंगा, है ना, ऐसे किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, तो ये वेक्टर बी आ गया यहाँ, ये 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो जब ये 60 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल, तो ये टेल टू टेल हो गया, हेड टू हेड हो गया, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। सो दिस 120 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर, है ना। अब इसी तरह से यहां देखो, यहाँ पे दोनों वेक्टर कैसे ज्वाइंट है, बताइए बेटा। हाउ द टू वेक्टर्स आर ज्वाइंट, पी एंड क्यू, बोलो बेटे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये कह रहा हूं कि वेक्टर P और वेक्टर Q किस तरह से ज्वाइंट है, देखो जरा। वेक्टर P और वेक्टर Q हेड टू हेड है, टेल टू टेल है, या हेड टू टेल है। मेरी आवाज जा रही है बेटा आपके पास। यस सर। तो ये बताइए कि वेक्टर P और वेक्टर Q किस तरह से ज्वाइन है। सर टेल टू टेल। टेल टू टेल तो नहीं है ना बेटा, देखो P ये रहा P, P का हेड देखो यहाँ है, अब P का टेल यहाँ है, लेकिन Q का हेड देखो कहाँ है, Q का हेड ये रहा ना, तो ये पॉइंट P का टेल है पर Q का हेड है,
तो हेड और टेल है ना बेटा, हाँ हेड टू टेल हुआ ना, दिख रहा है? यस टेल टू टेल नहीं ना है, दोनों का टेल एक जगह नहीं ना है। तो अगर दोनों का टेल एक जगह नहीं है, सर। हाँ, तो ये टेल टू टेल नहीं है, तो इसको आपको टेल टू टेल या हेड टू हेड करना पड़ेगा ना। तो आप एक काम करो, इस वेक्टर को हेड टू हेड करने के लिए क्या करोगे, इस वेक्टर के हेड को इसके हेड पे रख दो। तो हेड पे रखोगे पैरेलल रखते हुए, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, तो ऐसे आ जाएगा ना। ये समझ में आया? पैरेलल शिफ्टिंग समझ में आया बेटा? यस सर। पैरेलल शिफ्टिंग अच्छे से समझ में आ गया? ये देखो बेटा, ध्यान से देखो, इस वेक्टर पे फोकस करिए, वेक्टर क्यू पे फोकस करिए। वेक्टर क्यू का हेड कहाँ है? ये देखो, वेक्टर क्यू का हेड है ये। और वेक्टर पी का टेल कहाँ है? तो ये रहा वेक्टर पी का टेल, दिख रहा है? तो हेड और टेल ज्वाइन है ना, तो हमें हेड टू हेड करना है ना, या टेल टू टेल करना है? तो हेड टू हेड या टेल टू टेल दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, तो चलो हेड टू हेड करते हैं। तो मैंने क्या किया, वेक्टर क्यू जो है, वेक्टर क्यू को यहां से उठाकर इसके हेड पे रख दिया, तब हेड टू टेल हो, हेड टू हेड हो गया ना। अब देखो, ये 310 डिग्री है, ये 310 है, तो ये जैसा आपने निकाला था, दिस विल बी 50 डिग्री। तो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना होगा? कम ऑन टेल मी, कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना। यस सर। तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, करो कैलकुलेट करो बेटे। सर वो तो नहीं हो रहा। बेटा अभी आपने क्या बोला? ये पता है कि जैसे दो लाइन पैरेलल होते हैं और कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये पता है बेटा? बोलो। यस सर। अगर ये एंगल θ1 है और ये θ2 है, these two lines are parallel, तो θ1 प्लस θ2 कितना होता है मेरा बच्चा? 180 डिग्री। 180 होता है ना बेटा? तो बिल्कुल सही बात आपने बताया। अब ये बताओ कि यहाँ पर ये 50 डिग्री है, इसका कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दो थीटा। तो ये बताओ कि थीटा प्लस 50 कितना होगा बेटे? बोलो, ये 50 प्लस थीटा कितना होगा? ये आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल है? देखो, ये आप देख पा रहे हैं बेटे कि ये पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, दिख रहा है बेटा? यस सर। तो पैरेलल एंगल है, पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा मेरा बच्चा? सर 180 डिग्री। वही तो पूछ रहा हूं। तो थीटा प्लस 50, ये हो गया थीटा, ये हो गया 50, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सर एक सेकंड। सर 180 में से माइनस करेंगे 50। अब वो तो बाद में करेंगे, मुझे पहले ये बताइए कि थीटा प्लस 50 कितना होगा? इन दोनों का सम अभी आपने बताया ना, कितना बताया सर बताओ? 180 होगा 180। वही तो पूछ रहा हूं कि थीटा प्लस 50 कितना होगा? 180। 180 होगा। तो ये बताना है ना। देखो आपने अभी दो बार तो जवाब दे दिया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के 180 होगा। तो यही दोनों तो है, थीटा प्लस 50। तो थीटा प्लस 50 180 आप बता तो रहे हैं, तो थीटा प्लस 50 क्या हो गया? 180 हो गया। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा। 130। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ से देखो बेटा कितना आसान है। तो ये कितना आसानी से आपने कर लिया, देखो 180 हो गया इधर, और ये 50 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना बेटे। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ? दिस विल बी इक्वल टू 130 डिग्री। ये बात समझ में आया बेटे? सर हाँ, देखा? तो यानी कि पहला काम क्या है? पहला काम है वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करो।
पहला काम है हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करो और फिर एंगल निकालो ज्योमेट्री के यूज से, है ना। तो ये 130 होगा। चलो इसी क्वेश्चन को मैं टेल टू टेल करके देखता हूं, टेल टू टेल में कैसे होगा। कम ऑन लुक हियर, है ना। मैं इस साइड बना के दिखाता हूं। अब आप उसको समझ गए हैं तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सामने यहाँ फोकस करिएगा। देखो बेटा डायग्राम क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये आपका डायग्राम था, ये हो गया पी वेक्टर दिख रहा है, और इधर क्या हो गया मेरा बच्चा, इधर आपको ऐसे दिया हुआ था क्यू वेक्टर। कैन यू सी दिस, ये क्यू वेक्टर था। फिर से मुझे एक सवाल का जवाब दो, कम ऑन टेल मी, पी और क्यू कैसे ज्वाइंट है। जब भी मैं कैसे पूछूं तो हेड टू हेड, टेल टू टेल, हेड टू टेल ये बताना है। तो बताओ पी और क्यू कैसे ज्वाइंट है मेरा बेटा, बोलो बेटे। टेल सर टेल टू हेड। ध्यान से देखो बेटा, टेल टू टेल कैसे हो जाएगा, ये क्या सर है, टेल टू हेड। टेल टू हेड है ना, हेड टू टेल या टेल टू हेड। ये देखो क्यू का हेड है ना बेटा, ये क्यू का क्या है, क्यू का हेड है ना, और पी का टेल है। तो जो जुड़ा हुआ है उसको बताइए कि पी और क्यू का क्या जुड़ा हुआ है। क्या दोनों का हेड जुड़ा हुआ है, दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, या एक का हेड और एक का टेल है, क्या है, बोलो। यहां देखो ना जहां जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, सर एक का हेड एक का टेल। एक का हेड और एक का टेल। तो इसको क्या कहेंगे, हेड टू हेड, टेल टू टेल, या टेल टू हेड या हेड टू टेल, क्या कहेंगे। हेड टू टेल। हाँ हेड टू टेल या टेल टू हेड यही कहेंगे ना, एक Yes, sir. टेल और दूसरा हेड Yes, बोलेंगे। sir. हेड टू हेड या टेल टू टेल तो नहीं बोल सकते। अब आपने क्या पढ़ा था, देखो जो मैंने पढ़ाया ना बेटा उसको याद कर लेना, याद कर लोगे ना तो सब आसानी से समझ में आएगा। डेफिनेशन सारा याद रखना पड़ेगा, है ना। तो एंगल बिटवीन वेक्टर में थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा हमने कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करके देखना पड़ता है। कैसे देखना पड़ता है, हेड टू हेड ज्वाइन करके या टेल टू टेल ज्वाइन करके देखना पड़ता है। इज दैट पॉइंट क्लियर। लेकिन यहाँ तो हेड टू टेल है, तो हेड टू टेल है तो अब हमने यहाँ देखा था, ये बात समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया आपको। यस सर। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि हेड टू हेड करके देखा कि पैरेलल शिफ्टिंग करके हेड पे ज्वाइन कर दिया। अब मैं टेल टू टेल करना चाहता हूँ, तो टेल टू टेल करने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, सामने देखिएगा। मैं वेक्टर क्यू को, वेक्टर क्यू है ना ये, मैं यहाँ पी को ऊपर ले जाता हूँ, पी को यहाँ से पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये पी वेक्टर इधर दिख रहा है ना, पी वेक्टर को यहाँ रख देते हैं, ऐसे ले आते हैं, ये रख दिए। देखो पी वेक्टर इधर था ना, अभी भी पी वेक्टर इधर ही है, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पैरेलल शिफ्टिंग से कोई चेंज नहीं होता। तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, ये वाला वेक्टर पी वेक्टर कहलाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर, बोलो बेटे। यस सर। हाँ जी। तो बेटा ये बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा हो जाएगा, क्या ये वाला एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा, नहीं सर। कैसे नहीं कहलाएगा, देखो तो टेल टू टेल है ना हाँ सर। बेटा, उस स्टेटमेंट को याद करना पड़ेगा। मैंने एंगल बिटवीन वेक्टर में एक बार आप पढ़िए, आपने नोट लिखा है ना बेटे, नोट लिखा है ना, उसमें एक बार पढ़ो तो एंगल बिटवीन वेक्टर में मैंने क्या लिखाया था, डेफिनेशन क्या लिखाया था, उसको एक बार पढ़िए पहले, फिर इस पे बात करेंगे। कम ऑन उसको रीड कर लो, उसको रीड कर लो बेटा। कर लिया। कर लिया। तो क्या है वहां पे दिया हुआ, वेक्टर को कैसे ज्वाइन करते हैं, सर टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। हाँ, और कौन सा एंगल लेते हैं, 180। नहीं 180 कैसे हो जाएगा, 180 हमेशा थोड़ी सर। होगा, 180 या 180 से छोटा, हाँ हाँ है ना। यहाँ 180 कैसे हो जाएगा बेटे, तो ये वाला एंगल आएगा ना। देखो यहाँ पे टेल टू टेल है कि नहीं है, पी और क्यू का दोनों का टेल ज्वाइन है, देखो तो, यस सर। है ना, इसको टेल कहते हैं ना बेटा। मैंने अभी बताया था ना वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन में कि ये हेड कहलाता है और ये टेल कहलाता है। तो वेक्टर क्यू का टेल देखो कहाँ है, क्या क्यू का टेल इस पॉइंट पे है, नो सर। नहीं है। ये देखो तो ये क्यू वेक्टर रहा, ये देखो क्यू वेक्टर का टेल कहाँ है, मैं नाम दे देता हूं, चलो पॉइंट का नाम दे देता हूं, ए बी सी और डी। अब बताइए कि क्यू वेक्टर का टेल कहां पे है, किस पॉइंट पे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, सर सी।
सी पे। तो क्यू का जो टेल है, क्यू का जो टेल है वो आपने अभी देखा किस पॉइंट पे बोला बेटा, सी पे। अच्छा पी वेक्टर का टेल कहाँ है बताओ? सी पे। पी वेक्टर का भी टेल, पी वेक्टर का भी टेल आप बता रहे हैं सी पॉइंट पे है। तो पी वेक्टर का भी टेल सी पॉइंट पे, क्या दोनों का टेल सी पॉइंट पे है? यस सर। तो क्या दोनों टेल टू टेल ज्वाइन नहीं हुआ? यस सर। हाँ तो ऐसे ही ना देखना है बेटे। तो ये समझ गया आप, समझ गए? तो दोनों वेक्टर टेल टू टेल हो गया, तो क्या ये वाला एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा? यस सर। कहलाएगा ना। ये छोटा एंगल है, ये बड़ा बड़ा एंगल है, बड़े एंगल को तो लेते नहीं है, छोटे एंगल को लेते हैं। तो जो 180 से छोटा होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। अच्छा देखो ये एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में, ये एंगल कितना दिया है सामने देखो, 310 दिया है कि नहीं दिया है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सो दिस एंगल इज गिवन एज 310 डिग्री। एनी डाउट? दिस एंगल इज गिवन एज 310 डिग्री। ये बात आप समझ गए। अब देखो ये एंगल 310 डिग्री हो गया। अब अगर 310 है तो ये वाला एंगल आपने निकाला था ना, टोटल 360 होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 50 डिग्री हो जाएगा। यस सर। हाँ अब आपने ये बताओ कि ये 50 प्लस थीटा कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 50 प्लस थीटा? 180। 180। फिर से वही रूल लग गया ना, पैरेलल वाला रूल। तो 50 प्लस थीटा 180, देखो फिर से आ गया 50 प्लस थीटा 180, सो थीटा विल बी 130। तो यहां से भी आ रहा है ना, थीटा इक्वल टू 130। इज दिस पॉइंट क्लियर? हो गया बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। चलो वेरी गुड। तो चलो दोनों तरीके से आप इसको नोट कर लो, हेड टू हेड वाला भी नोट कर लो और टेल टू टेल वाला भी नोट कर लो। ये हमने हेड टू हेड ज्वाइन किया है, हेड टू हेड। और ये क्या है, इधर क्या ज्वाइन किया हमने, यहाँ पे हमने कैसे ज्वाइन किया है, यहाँ हमने ज्वाइन किया टेल टू टेल। तो चलिए इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, हेड टू हेड वाला भी और टेल टू टेल वाला भी। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। ये पॉइंट क्लियर हुआ मेरा बेटा? बोलो। यस सर। ठीक है, दैट्स गुड। तो चलो दोनों को नोट कर लेंगे आप, दोनों को नोट कर लीजिए, कम ऑन डू इट। इस दोनों पॉइंट को नोट कर लो मेरा बच्चा, जल्दी से नोट कर लो। समझते हुए कोई डाउट अगर अभी भी लगे तो पूछ लेना, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं। थर्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। कर लिया सर। अच्छा नोट कर लिया। थर्ड आप खुद से ट्राई करोगे एक बार? सर 230 आ रहा है। कितना आ रहा है 230। बेटा? 230 कैसे आएगा, 180 से बड़ा तो नहीं लेते ना वेक्टर के बीच का एंगल, कम ऑन टेल मी। 230 आ सकता है, कौन सा एंगल लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं, आपने बड़ा वाला ले लिया है। फिर से डेफिनेशन पढ़ो आप, डेफिनेशन पे फिर से जाओ, एंगल बिटवीन वेक्टर के डेफिनेशन के पॉइंट्स को याद रखना है। हम पहला काम क्या करते हैं, वेक्टर को टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसे तो दोनों 50 डिग्री आएगा। क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री, दैट्स 50 डिग्री आएगा या 130 आएगा, देख लेते हैं। चलो 130 आना चाहिए, ठीक है, 50 नहीं आएगा। चलो मैं देखता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप कर पाओगे, एक बार और ट्राई करो, है ना, 130 आ जाएगा। कम ऑन डू इट, फिर से एक बार ट्राई करिए आप, आपको मैं 3-4 मिनट का टाइम देता हूं, है ना, तो कोशिश करो फिर से। आई होप यू कैन गेट इट। ज्योमेट्री जो है 9-10 की बुक है ना बेटा आपके पास, यस मैथ्स सर। की, मैथ्स का जो 9-10 का बुक है ना ज्योमेट्री, उसमें से यस सेल्फ सर। ज्योमेट्री पढ़िएगा। मैंने सारे बच्चों को बोला है ज्योमेट्री पढ़ने के लिए, ज्योमेट्री हर जगह यूज होता है, समझ रहे हैं, ज्योमेट्री जो है मैथ्स का वो हर जगह यूज होता है, तो उसको जरूर पढ़िएगा, करिए इसको, करो 2-3 मिनट के लिए ट्राई करो, देखो, आई होप यू कैन गेट इट। पहले ये दोनों समझ लो, बिल्कुल जैसे इसमें किया वैसे ही इसमें भी करना है। पहले तो वेक्टर को ज्वाइन करिए हेड टू हेड या टेल टू टेल, ज्वाइन करिए और फिर सोचिए। हो गया?
थर्ड वाला पार्ट नहीं आ रहा। आ जाएगा बेटा, देखो इधर पहले आप रूल पे को पकड़ो। पहला काम आपने ये किया कि वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करना था, वो काम किया। सर कैसे करते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग करके। तो चलिए इस वेक्टर को ऊपर उठा के इसके हेड पे रख देते हैं। इस वेक्टर का हेड दिख रहा है ना, तो एस वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये रहा एस वेक्टर, इसको मैं उठाकर यहां रख रहा हूं, ठीक है। ओके, आई कैन यूज अनदर वुड टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। ये देखो ये दिख रहा है, ये एस वेक्टर हो गया है ना। इस पे मैं थोड़ा डार्क बना देता हूं। लेट मी रिप्रेजेंट द वेक्टर बाय डार्क एरो। ये देखो वेक्टर दिख रहा है आपको, वुड पे बना हुआ है वेक्टर। इसको मैं उठा के बस यहां रख दूंगा तो दोनों हेड टू हेड ज्वाइन हो जाएंगे। तो यस वेक्टर सर। को मैंने ऐसे हेड टू हेड ज्वाइन कर दिया। देखो ये रहा आपका एस वेक्टर। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब देखो ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल हो जाएगा ना एंगल बिटवीन वेक्टर, तो हमें ये एंगल निकालना है थीटा। अच्छा ये एंगल 130 है, तो क्या ये भी एंगल 130 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल? बोलो। सर क्या सर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जानते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन के लिए। यस सर। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। देखो ये पैरेलल लाइंस हो गए ना, ये भी वेक्टर यस एस सर। है, ये भी एस है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? हाँ सर। क्या ये वाला एंगल बिटवीन आर एंड एस वेक्टर है? यस सर। देखो टू हेड ज्वाइन है ना, तो हेड टू हेड में जो छोटा वाला एंगल होता है वो आपका एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा आपका 130 डिग्री। एनी डाउट? दिख गया? यस सर। हाँ चलो नोट कर लो जल्दी से इसको। तो बन सकता है ना, बन जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। यस सर। सर हो गया नोट। चलो दैट्स गुड। इसको करिए आप पहले, इसको एक बार रिवाइज करो। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो उसको पूछो। कम ऑन, डू द रिवीजन। एक एक पॉइंट को पढ़ो फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे। अभी तक बेटा मैंने जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए। हो गया बेटा? यस हैव सर। यू नोटेड दिस पॉइंट? यस सर। तो अब आप एक चीज देखिए, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा आपको फिजिक्स का, उसको जरूर आप कर लेना, है ना। जो डाउट होगा तो नेक्स्ट फिजिक्स के क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट में लिख लीजिए, है ना। पहला पॉइंट, ये तो आप एंगल का जो डेफिनेशन तो आपको क्लियर है। अब जो है पहला पॉइंट, इफ थीटा इज
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देन, ठीक है बेटा, तो थीटा क्या होगा, देन थीटा विल बी लाइंग बिटवीन 0 डिग्री, 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा होगा, और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये बात समझते हैं, ये बात समझ रहे हैं? 0 से छोटा नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं लेते, और 180 से बड़ा एंगल नहीं लेते हैं। तो एंगल बिटवीन अगर वेक्टर थीटा है तो थीटा कहां से कहां लाई करेगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ये बात क्लियर हुआ बेटा? बोलो। चलो ठीक है, तो ये बात क्लियर हुआ। अब जीरो कब होगा देख लेना, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे और सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस बात को नोट करिए। दूसरा पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट, एंगल between two vectors is 0 degree, theta equal to 0 degree when they are in same direction, same direction। ठीक है बेटा, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे ये मान लो वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। देखो ये कोई वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, ये बताइए। बोलो बेटे, क्या दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? यस है ना, एक ही डायरेक्शन में ना, एक ये पहला वेक्टर ए भी इधर है, बी भी इधर है, तो सेम डायरेक्शन में हो गए। आगे हो पीछे हो कहीं भी हो, एंगल जो होगा वो क्या माना जाएगा, 0 डिग्री। एंगल देखने के लिए क्या करोगे, टेल टू टेल ज्वाइन करोगे या हेड टू हेड। तो अगर आप वेक्टर बी को, जैसे इसे देखो, मान लो मेरा बच्चा ये रहा आपका वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, है ना, इस तरह से है, दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो ये हेड है, ब्लू हेड एंड ब्लैक हेड। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों को टेल टू टेल, ये वाला पॉइंट टेल है, तो टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा तो देखो एंगल क्या बना, एंगल बना 0 डिग्री। बिल्कुल कम एंगल हो गया ना, 0 डिग्री एंगल हो गया है। तो ये चीज है। अब जैसे जैसे घुमाते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। देखो 0 से ज्यादा हो गया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, अपोजिट, एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, तो एंगल क्या बन गया, बताओ ये कितना एंगल हुआ, 180 180, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में 180। अब तुम आगे बढ़ाओगे तो ये 180 से ज्यादा हो गया, लेकिन इसको नहीं लेंगे, फिर कौन सा एंगल लेंगे, ये छोटा वाला एंगल लेंगे। तो एंगल वेक्टर के बीच में हमेशा 180 या उससे छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि 180 कब होगा, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन opposite directions, then angle between them, then angle between them, that is angle between them का नाम क्या रखेंगे, थीटा। angle between them थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो कैपिटल में लिख देते हैं OPPOSITE। तो देखो मेरा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 डिग्री हो जाता है। और अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे वेक्टर, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और अपोजिट या सेम के अलावा बाकी कुछ भी होगा तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही कोई ना कोई एंगल होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर। आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर? बोलो बेटे। यस सर चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपका आधे घंटे बाद, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 4:34। तो 5 o'clock पे आपका केमिस्ट्री का क्लास शुरू होगा। तो अभी फिजिक्स में आपको सब क्लियर हो गया, वेक्टर में जो भी पढ़ा वो सब क्लियर हो गया। यस सर चलो तो अब इसको रिवाइज करोगे। सो आर यू एंजॉयिंग द क्लास? यस सर
हाँ, तो क्लास में एक चीज बना लीजिए रूल, हेजिटेट नहीं करना है, घबराना नहीं है। ओके, योर टीचर इज लाइक योर पेरेंट्स, योर टीचर इज लाइक योर फ्रेंड। ओके, तो उनको आप अपने जो भी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से रिलेटेड बिना कुछ सोचे समझे बता दो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई टेंशन की प्रॉब्लम कैसे दूर करना है। आपका टेंशन सिर्फ पढ़ना होना चाहिए, पेरेंट्स का टेंशन पैसे देने का होगा, मेरा टेंशन है कि आपको सिखाना है ना। ओके, समझे, सब अपना अपना टेंशन ले, सबका काम सही रहेगा। ठीक है बेटे, तो इसीलिए जो है अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, और जैसे मैं कहता हूं वैसे पढ़ाई करो, जैसे मैं कहता हूं क्वेश्चन को पूछो तो जरूर पूछना, देखना फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो लेट्स स्टॉप द क्लास हियर नाउ एंड आई विल स्टार्ट द क्लास ऑफ केमिस्ट्री एट 5 o'clock। थैंक यू वेरी मच।